चर्चा हुई थी कि अस्तित्व जो है वो अस्तित्व में दो प्रकार की वास्तविकताएं हैं, इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर। और इनमें देखा गया कि ज्ञान गोचर जो है वो किसी भी मानव को सुख रहने में, वो वस्तुओं को पहचानने में ज्ञान गोचर की जो समझने की प्रक्रिया, या जैसे हम कहते हैं अमाउंट में ही देखें तो वो ज्यादा है, और न्यूनतम जो है वो इंद्रिय गोचर है। इसमें ही ज्ञान गोचर में बताया कि जो भी हम ज्ञान द्वारा पहचानी जाती है, केवल समझ में आती है, जैसे जीवन है उसपे। लेकिन जो इंद्रिय गोचर है वो हम अपने कुछ कुछ सेंसेस, जो भी हमारे जितने सेंसेस हैं उनसे हम समझ के ही आगे बढ़ते हैं। फिर भैया ने आगे ये बताया था कि किस तरह से आस्थावादी विचार में धारणाएं हैं, और आगे इस पे चर्चा करने के लिए खुद को अपने को मैंने पाया। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, उन क्वेश्चंस पर भी चर्चा हुई। थैंक यू भैया, ये मेरी शेयरिंग। धन्यवाद दीदी। तो अब आगे सत्र को लेके चलते हैं। नीरू दीदी, क्या आप आज सत्र का संचालन करने में सहयोगी होंगी? नीरू दीदी। अविनाश, ये काम मैंने सत्र के संचालन का कभी नहीं किया, पहली बार करूंगी, अगर करूं तो। बिल्कुल कीजिए। हमारा सौभाग्य होगा जी। तो मुझे माफ करें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। तो संजीव भैया, आप सत्र शुरू करें। सुमन जी ने अपनी बात पूरी रखी। उसमें मैं एक चीज लास्ट में जो मुझे मेरा मन किया कि मैं जरूर इसको मेंशन करूं, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था भैया ने कल लास्ट में कहा था, कि जो ये साक्षात्कार की बात है, ये एक क्रमिक रूप से होता है, और जब हमें सह अस्तित्व समझ में आ जाता है, ये वहां जाके अंत होता है। और सारी देर जो है इस प्रोसेस में लगती है, और उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम इस अध्ययन को या इसके समझने को हम अपनी प्रायोरिटी नहीं बना पाते हैं। यदि हमारी प्रायोरिटी में शामिल हो जाएगा तो फिर इसको समझने में हमें उतनी देर नहीं लगेगी, हम समझ पाएंगे। तो संजीव भैया, आगे बढ़ाएं आप प्रोग्राम। ओवर टू यू। भैया सुन पा रहे हैं? हेलो अविनाश, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। You are audible, नीरू जी। थैंक यू संजीव जी। नीरू दीदी, आपने जिस भूमिका को आज स्वीकारा है, आप कह रहे हैं कि ये पहली बार इस भूमिका में आए हैं, तो आपका स्वागत और शुभकामनाएं। शरण भैया कुछ दिनों के बाद में हमसे जुड़े हैं। शरण भैया, आपका भी स्वागत, नमस्ते। आपको आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि प्राइवेट जाए थोड़ी सी। ज्यादा आ रही है तो नॉइज को कम किया जाए, म्यूट किया जाए। हाँ जी, चले आगे। तो कल जो हमने बात की थी, जैसे अभी सुमन रिकैप करते टाइम सुमन दीदी ने बताया कि कल्पनाशीलता सब में है। कल्पनाशीलता हमने क्या बोला था पहले जब हम 4.5 क्रिया कर रहे थे, कि आशा विचार इच्छा, इस आशा विचार इच्छा को हम कल्पनाशीलता कह रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, सुखी होने की आशा में ही सब चयन करते हैं, उसी के लिए सारा विचार लगाते हैं, और कुछ ना कुछ लक्ष्य भी हमारे चित्रण में स्थिर हो जाते हैं, और उन लक्ष्यों की प्राप्ति से भी हम सोचते हैं, उनको परस्यू करते रहते हैं। तो काफी सारे लक्ष्य हमारे चित्रण में
रहते हैं, पुराने आस्वादन भी हमारे चित्रण में स्टोर्ड रहते हैं। इस सब को कल्पनाशीलता बोला। ये कल्पनाशीलता सिर्फ शरीर के माध्यम से भौतिकता का ही आस्वादन करेगी या मैं समझ भी सकता हूँ। तो ये कल्पनाशीलता जो है, सुमन दी ने बड़े अच्छे से बात को पकड़ा जैसे कल रखा गया था। कल्पनाशीलता को खत्म नहीं करना है, कल्पनाशीलता को मारना नहीं है, लेकिन कल्पनाशीलता को समझने के लिए लगाना है ना। साथ में जितनी भौतिकता की आवश्यकता है, जैसे जैसे समझेंगे, समझने से पता चलेगा कि भौतिकता की भी कितनी आवश्यकता है। अगर वो समझने वाली साइड इग्नोर्ड रहती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो सारा का सारा ध्यान, सारे के सारे लक्ष्य जो है वो भौतिकता में और सापेक्षता में बन जाते हैं। दूसरे की गाड़ी कैसी, मेरी गाड़ी कैसी, दूसरे का मोबाइल कैसा, मेरा मोबाइल कैसा, दूसरे का पैकेज कैसा, मेरा पैकेज कैसा, दूसरे का घर कैसा, मेरा घर कैसा। सारे के सारे लक्ष्य जो है वो सापेक्षता में बन जाते हैं, बाहर की तरफ देखकर बनते हैं। तो पूर्णता की तरफ बढ़ना है। सापेक्षता जो है, सापेक्षता अपने आप में पूरी चीज नहीं है, तो पूर्णता की तरफ जो है वो हम समझकर बढ़ सकते हैं। ये जो है इसको हम धीरे धीरे अपनी स्पष्टता बना रहे हैं। तो ये वाली स्लाइड हमने कल कर ली थी। हम दीदी ने भाषा में बोलने की कोशिश की, उसको और बिल्कुल क्लियर देखें। ज्ञान गोचर वास्तविकताएं जो है वो समझना हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है ना। भौतिक आवश्यकताएं जो है, जो इंद्रिय गोचर विधि से हमारे समझ में आती है, ये जिंदगी का छोटा हिस्सा। तो हमने छोटे में ही पूरी जिंदगी लगा दी। ये हमारे को जितना भी हम में, देखिए हम में से कुछ लोग, मैं ऐसा देख पाता हूँ और हमेशा हर ग्रुप में रहता ही है, कुछ लोगों को पीड़ा रहती है ये कि जिंदगी जो है जितने अच्छे से मैं जीना चाहता था, जितनी संतुष्टि से मैं जीना चाहता था, जितना मेरे में पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल के साथ में जीना चाहता था, वो पोटेंशियल के साथ में नहीं जी पा रहा हूँ। मैं कर बहुत कुछ सकता था, पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं पे बंद के रह गया हूँ। जितना इस तरह का फीलिंग आता है, उतना इस चीज की स्वीकार्यता बढ़ती है, क्योंकि इधर से ये ध्यान में आता है बिल्कुल कि मैं फसावट कहाँ पर है, कहाँ पर अटके हुए हैं, कि जो वो ज्ञान गोचर वाली चीज थी उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। देखिए ये इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर जब कह रहे हैं तो इसके मूल में भाषा है, इसके मूल में शब्द है। तो जब हम जैसे कहते हैं पानी, तो पानी एक शब्द है, लेकिन पानी एक भौतिक रासायनिक इकाई है। तो हमें पानी समझ में आया तो हमने अगली पीढ़ी को भी पानी समझा दिया, क्योंकि पानी दिखा दिया और पानी का करना क्या है ये अगली पीढ़ी को समझ में आ गया। कपड़े एक भौतिक रासायनिक चीज है, घर एक भौतिक रासायनिक चीज है। तो हमें ये समझ में जितनी आई उतनी हमने अगली पीढ़ी को दिखा दिया और समझा दिया कि इसका ये करना है। सुख भी एक शब्द, सम्मान भी एक शब्द है। तो ये सुख, सम्मान, ये हमारे पास में शब्द के रूप में है, लेकिन इसकी स्पष्टता नहीं है। इसकी जो वास्तविकता है वो हमारी अपने अंदर भी नहीं बनी है। इसको इस तरह से जांच सकते हैं कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं या हम कभी भी किसी छोटे ग्रुप में अपने मित्रों के साथ में बैठे हो, तो सुख क्या है इसके बारे में जब बात करेंगे तो सबका एक व्यू आएगा या अलग अलग व्यू आएगा। तो ऐसा ही लगता है कि सबका अलग अलग व्यू आएगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिंक बीच में कट रहा है थोड़ा सा, तो इशारा करके बता दे, बोल दे आवाज ठीक आ जी रही है? भैया, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। भैया, संजीव भैया 1 मिनट, मुझे ये बता दीजिए कि दोबारा बोलिए घर भैया। जो है, भैया संजीव भैया, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी अभी आपने कहा कि घर एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, तो घर रासायनिक क्रिया कैसे, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। भौतिक क्रिया में नहीं आएगा घर? नहीं, एक भौतिक, कोई नहीं, रासायनिक को छोड़ दीजिए दीदी, भौतिक ही पकड़ लीजिए, इतना भी पर्याप्त है ना। मतलब दिखता है, इंद्रियों से पकड़ में आता है, ऐसा 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 कहकर चल रहे हैं ना कि घर दिखता है, तो हम बच्चों को भी दिखा पाए, जितना हमें समझ में है उतना हम बच्चों को भी समझा पाए। इस तरह से जो है हमारा जो है वो भौतिक रासायनिक, ये जो फिजिकल रियलिटीज है, फिजियोकेमिकल रियलिटीज है, इसके बारे में हम अगली पीढ़ी से बात कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम सुख की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, या जब हम न्याय की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि इसके ऊपर भी हमारा एक मत है या इसके ऊपर हमारा एक मत नहीं बनता? न्याय क्या है, सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, सुख क्या है,
ये जब इन मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो एकदम से ये ध्यान में जाता है कि इसके ऊपर हमारी हमारी एक रूपता नहीं बनी है। सबकी एक रूपता पूरे समाज की लेकर चले उसको तो बाद में लेंगे, पहले तो सिर्फ ये देख लिया जाए कि हम परिवार के जो लोग, हम पुराने दोस्त जो लंबे समय से साथ साथ चल रहे हैं, क्या क्या हमारी भी एक रूपता बनी है, या मैं न्याय को कुछ समझता हूँ और जिसके साथ में जी रहा हूँ वो कुछ और समझता है। मैं सम्मान को कुछ समझता हूँ और जिसके साथ जी रहा हूँ वो सम्मान को कुछ और समझता है। मैं हैप्पीनेस कुछ समझता हूँ और जिसके साथ जी रहा हूँ वो कुछ और समझता है। तो ऐसे में साथ साथ जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाहना सबकी सुख की है, लेकिन सुख के बारे में एकमत ही नहीं हुआ। सुख रियलिटी के रूप में क्या है, ये हम एक दूसरे के से क्लियरली बात नहीं कर पाए, और क्लियरली बात इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी स्पष्टता नहीं है। तो ये साक्षात्कार क्रिया में क्या है कि ये वो सारे के सारे शब्द जो हमारे पास में भाषा से आए हैं, जो किसी वास्तविकता की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविकता क्या है वो हमारी स्पष्टता नहीं, वो स्पष्टताएं बनानी है। ये एक काम है, ये अपने लिए भी काम है, परिवार में करने लायक काम है, और अगली पीढ़ी के साथ भी करने वाला काम है। ठीक है, तो इतना जो है हमने कल बात करते हुए इतनी बात की थी। ये वाली स्लाइड भी हमने कर ली थी, जो नीरू दीदी ने बोला कि साक्षात्कार इकट्ठा होगा, ऐसा नहीं होगा। हम इनके बारे में सोचते रहेंगे, इसके बारे में एक्सपीरियंस करते रहेंगे, इसके बारे में एक्सप्रेस करते रहेंगे। जो 3 शब्द पहले आए थे जब हम मूल्यों की बात कर रहे थे, एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर, एक्सप्रेस, तो वो मूल्यों की ही बात कर रहे थे। यहाँ पर भी उन्हीं 30 मूल्यों की ही बात कर रहे हैं पूरे मध्यस्थ दर्शन में जितनी भी बात है। तो उन मूल्यों के बारे में जितना हम ये करते हैं, एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर, एक्सप्रेस, उतनी हमारी धीरे धीरे करके स्पष्टता बनती है। सब इकट्ठे होंगे ऐसा नहीं है, सीक्वेंशली होंगे, क्रमिक रूप से होंगे, एक के बाद एक। ठीक है, तो लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ बना रहे तो कभी जाकर वो काम पूरा होगा। ध्यान नहीं बना रहेगा तो जिंदगी निकले जाएगी और पूरा नहीं होगा। इतनी बात हमने संजीव भैया, कल की थी। हाँ जी, संजीव भैया, आप आगे बढ़े इससे पहले मैं एक बात रखना चाह रही हूँ बताइए कि बताइए दीदी। मुझे मालूम है कि जो भी चर्चा हमारी चल रही है ये कहीं ना कहीं उसी बात को ही रिलेट करेगी। मैंने आज एक प्रश्न भी रखा था हैप्पीनेस ग्रुप में भी। हम जो भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा पर्पस, अब मैं वही कहूंगी कि हर मानव का जो है सुख धर्मी है और सुख ही चाहता है। और बस मैं ये चाह रही हूँ कि जब हम ये देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो हम इसको एज अ होल, मतलब एक होलिस्टिक व्यू इसका ले पाए कि यहाँ जो चर्चा चल रही है ये अल्टीमेटली लीड कर रही है मेरे सुखी होने की तरफ, मेरी फिजिकल मेंटल वेल बीइंग की तरफ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस हैप्पीनेस करिकुलम, मध्यस्थ दर्शन और मेंटल वेल बीइंग को दो अलग वस्तुओं के रूप में देख रहे हैं शायद। अगर हो सके तो हम इसको एक वस्तु के रूप में कैसे देख पाए, अगर आप चर्चा में थोड़ा सा इसके साथ जोड़ते जाए। अच्छा, ठीक है दीदी। Thank you. देखिए, इसमें जिन लोगों ने जीवन विद्या शिविर किया है उन्होंने तो सुना ही होगा, और जो नए भी हैं वो भी, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहें। एक बड़ा अच्छा सूत्र है इधर मध्यस्थ दर्शन का, सर्व शुभ में स्वयं का शुभ समाया, है ना। अब आपने सुना ही होगा, पहले भी शिविर में आता ही है, सर्व शुभ में स्वयं का शुभ समाया है। इसको इंग्लिश में बोले तो माई वेल बीइंग इज इंक्लूडेड इन द वेल बीइंग ऑफ ऑल। तो अब अभी अभी जो है ना, काफी बारी मैं ऐसा देख पाता हूँ, जब तक हमारा ये 5.5 क्रिया की तरफ ध्यान नहीं जाता, सबका सुखी होने का कार्यक्रम काफी व्यक्तिगत सा बन जाता है, और उसकी जो मैक्सिमम सीमा जाती है वो परिवार की सीमा तक जाती है। परिवार में हम एक एक छत के नीचे 4-6 लोग रहते हैं, और ये 4-6 लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में जी लें, ऐसा लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। तो इसमें काफी नैरोनेस आ जाती है दीदी। आप ये जितने मूल्यों की हम बात कर रहे हैं ना, ये यूनिवर्सल मूल्यों की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो जब तक हमारे कल्पना में
सार्वभौमिकता नहीं आएगी, सर्वशुभ नहीं आएगा, है ना, सब ठीक से जी पाए ये नहीं आएगा, तो अकेले अकेले जो है वो सुखी होने का कार्यक्रम जो है ना, ये एक भ्रमित सा कार्यक्रम है। तो एक तो हमें जो है ना, ये काफी बार जो आदमी आजकल अगर हम देखते हैं कि डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो वो डिप्रेशन वगैरह जो है वो काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेलेपन के साथ में भी जो है ना वो जुड़ जाता है। हम इतने अकेले हो गए हैं, हम लोगों के लक्ष्य इतने नैरो और इतने पर्सनल हो गए हैं कि बाकियों के साथ में क्या हो रहा है वो हमारी कल्पना में नहीं है, हमारे से काफी गलतियां हो रही हैं वो हमारे ध्यान में नहीं जाता है। तो वो सर्वशुभ जिसको हम यूनिवर्सल वैल्यूज के रूप में देखें, सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में देखें, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आगे चलेंगे ये स्पष्टताएं और बढ़ेंगी। यहाँ पर ये 30 मूल्य जो हमने लिखे थे पहले, वो 30 के 30 मूल्य जो है वो यूनिवर्सल वैल्यूज के रूप में जो है वो पहचाने गए, और हम भी अपने में देख पाए कि उनकी कामना, उनकी प्राप्ति की कामना सबके मन में एक समान है धरती पे। जितने लोग आज रह रहे हैं उनके भी, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी धर्म के हो, और 2000 साल पहले भी इनकी जरूरत महसूस होती थी, और आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी जरूरत महसूस होगी। इस तरह से इसको जो है यूनिवर्सल वैल्यूज जो है हम कह रहे हैं। तो साक्षात्कार होने के लिए सही जीना चाहता हूँ, न्याय धर्म सत्य के साथ जीना चाहता हूँ, उस मुझे ऐसा स्वीकारा जाए, ये इच्छा होना इंक्लूडेड है। ये नहीं होता तो फिर साक्षात्कार की तरफ ध्यान नहीं जाता, फिर बड़ा व्यक्तिगत सा कार्यक्रम रहता। मुझे कल और आज के बीच में ऐसा लगा कि ऐसे जो हमारे पास में एक परिभाषा संहिता है, उसमें साक्षात्कार और चिंतन की परिभाषा है, उसको भी हम प्रेजेंटेशन में डाल दें, सबके पास हमेशा के लिए रेफरेंस में रहे जब हम इसको शेयर करें। तो साक्षात्कार को क्या कह रहे हैं आदरणीय नागराज जी जब परिभाषा संहिता में परिभाषित कर रहे हैं? अस्तित्व में नाम से इंगित वस्तु स्पष्ट होना। ठीक है, तो नाम से इंगित वस्तु, तो हर शब्द के पीछे कोई वस्तु है ना। अगर शब्द के पीछे की वस्तु कोई है नहीं या हमें पता नहीं चला तो शब्द को निरर्थक बोला जाए। शब्द सार्थक तभी है, भाषा सार्थक तभी है जब हम उसके पीछे जो रियलिटी है वहां तक हम पहुंच जाए और भाषा हमको ले जा पाए। तो अस्तित्व में नाम से इंगित वस्तु स्पष्ट हो जाए, उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। तो सुख स्पष्ट हो जाए, इसको साक्षात्कार कह रहे हैं। हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में है, ये सब समझ में आ जाए, इसको साक्षात्कार कह रहे हैं। और जो भी 2 मिनट पहले बात की, सार्वभौमिक सार्वकालिक वस्तुओं की पहचान। इन वस्तुओं में क्या बोला गया? अस्तित्व, जीवन, जीवन क्रिया, मानवीय आचरण, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में परिभाषा संहिता में बताया गया कि ये जो है इसको सार्वभौमिक सार्वकालिक वस्तुओं की पहचान जो है अस्तित्व पहचान में आ जाए, जीवन पहचान में आ जाए, जीवन क्रिया पहचान में आ जाए, समझ में आ जाए। मानवीय आचरण कुछ होता है ऐसा भी हमें भाषाभास होता है, कुछ सही गलत होता है, लेकिन वो होता क्या है उसका साक्षात्कार होना। साक्षात्कार होना मतलब बिल्कुल स्पष्टता बन जाना। अभी प्रश्न आया था कि साक्षात्कार का क्या मैनिफेस्टेशन है? मतलब तो देखिए, मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक ट्रांसलेशन है, वो भी एक शब्द ही हुआ, लेकिन हम अपने में ये देख लें कि हम साक्षात्कार से क्या क्या रहे हैं। तो एक हमने कल इसको उदाहरण के रूप में लिया था, साक्षात आकार रूप में दिख जाए। जिस तरह से, जैसे सोम भैया एग्जाम्पल देते थे शिविर में, जिस तरह से मैं कप को देख पाता हूँ, उस जितनी स्पष्टता से मैं इस कप को देख पाता हूँ चाय पीते हुए, उतनी स्पष्टता के साथ में मैं विश्वास को देख पाऊँ, उतनी स्पष्टता के साथ में मैं सुख को देख पाऊं। तो हम ये कहेंगे कि हमारा सुख से साक्षात्कार हो गया, हमारा विश्वास से साक्षात्कार हो गया। एक जो है इसका और उदाहरण श्रीराम भैया ने बड़ा अच्छा दिया था एक अध्ययन शिविर में। वो कह रहे थे कि जैसे एक हम जब हिंदी भाषा में, नॉर्मल भाषा में शब्द यूज करते हैं तो इंटरव्यू यूज करते हैं। इंटरव्यू जब यूज करते हैं ना, किसी का रिक्रूटमेंट करना है तो इंटरव्यू लेते हैं, उसको भी साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में। तो श्रीराम भैया ऐसा कह रहे थे कि जब तक किसी का इंटरव्यू लेना रहता है तो पहले हमारे पास उसका बायोडाटा आता है ना, रेस्यूमे आता है। तो रेस्यूमे आता है में उसकी व्याख्या होती है कि जो व्यक्ति है उसकी उम्र इतनी है, वो इतना पढ़ा लिखा है, उसका इतना ये बैकग्राउंड है, इस तरह से चीजें। फिर एक स्थिति आती है जब वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है। तो जब तक सिर्फ व्याख्या थी
तब तक उसका बायोडाटा हमारे सामने था। फिर जब वो व्यक्ति सामने आ गया, हम व्यक्ति से रूबरू हो गए, तो उसको हमने साक्षात्कार बोला। तो हमने सुख के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, हमने सम्मान के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। वो सिर्फ सुना हुआ है, उसकी व्याख्या है। वो मेरे सामने आ जाए, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए, मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, उसको साक्षात्कार कह रहे हैं। ट्रांसलेशन के रूप में जो आपको शब्द ठीक लगे वैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वस्तु को पकड़ लें कि रियलिटी में क्या है। जैसे हमने पहली स्लाइड में ही कहा था 8 दिन पहले कि पानी को पानी कहा जाए या कुछ और कहा जाए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पानी क्या है ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी साक्षात्कार जो है, ये ज्ञान गोचर रियलिटीज एक एक करके हमें समझ में आ जाए, इसको जो है कह रहे हैं। नीचे चिंतन की परिभाषा में सेकंड वाली जो लाइन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार पूर्वक प्रयोजन के अर्थ में प्रक्रियाओं का स्पष्ट होना। कि वस्तु जो है उसका एक प्रयोजन है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं का भी, वो प्रयोजन भी जो है वो भी हमें स्पष्ट हो जाए। तो इसको जो है थोड़ा सा हम आगे देखते हैं और क्लैरिटी बनाने के लिए। जैसे अब न्याय शब्द है, तो न्याय शब्द हमने सुना हुआ है। ये एक आदरणीय नागराज जी के साथ में संवाद हुआ, वो संवाद प्रिंटेड है संवाद बुक में, उसमें से मैंने लिया, मुझे काफी रेलिवेंट लगा। संबंधों के नाम लेना तो हमारे अभ्यास में आ चुका है, जैसे माता पिता भाई बहन आदि। संबंधों के प्रयोजनों को पहचानने की बात अभी शेष है। संबंधों का प्रयोजन मतलब पर्पज है व्यवस्था में जीना। तो अभी हम लोगों ने संबंधों का प्रयोजन क्या माना हुआ है। हम अपने बच्चों के साथ में संबंध पहचानते हैं, भाई बहन के साथ संबंध पहचानते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के साथ में संबंध पहचानते हैं। इन सब संबंधों का हम क्या पर्पस मानते हैं, ये वेरीफाई किया जाए। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में कह रहे हो कि संबंधों का प्रयोजन है व्यवस्था में जीना आ जाए। व्यवस्था में कैसे जीना है ये आ जाए, और व्यवस्था में जीने की योग्यता हो जाए, व्यवस्था में जी पाए। ये हुआ तो संबंध निभाए गए, और अगर ये नहीं हुआ तो शायद साथ साथ रहकर भोग हुआ, साथ साथ रहकर मनोरंजन हुआ, साथ साथ रहकर सुविधा संग्रह हुआ, लेकिन शायद न्याय तो नहीं। तो अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप समझ में आने पर ही संबंधों की पहचान होना और निर्वाह होना जो है वो स्वाभाविक होता है। तो प्रयोजन की बात थोड़ी थोड़ी हुई है, तो इसको एक हल्का सा लेकर देखते हैं। जैसे हम सब कार यूज करते हैं, तो अगर पूछा जाए कि कार का प्रयोजन क्या है तो क्या लगता है? कोई लोग बताएं एक दो, कार का प्रयोजन क्या है? ट्रैवल करना सर। दीदी आप बताएं, कोई ट्रैवल और करना, बताएं। परिवार के साथ ट्रैवल करना। गति का साधन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन, दूसरी जगह जाने का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। ठीक है, अभी ये कार अब अपने माइक वापस म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये कार का अस्तित्व सहज प्रयोजन है। मानव जाति ने कार बनाई तो इसलिए बनाई। अब हम अपने में देख पाए कि मैं जब कार लेता हूं और मैं जब कार को यूज करता हूं तो मैं कितना इस प्रयोजन के साथ में जुड़ा रहता हूं और कितना अपनी कार के साथ सम्मान भी जोड़ के रखता हूं। ये अपनी जांच का मुद्दा बन गया कि अस्तित्व में कार का एक प्रयोजन था। क्या मैं कार को उसी प्रयोजन के रूप में देखता हूं या मैंने कार को उससे कुछ अलग मान लिया? कार एक जगह से दूसरी जगह का साधन ही मेरी जिंदगी में मानकर और मेरे परिवार में ऐसे ही मानकर जी रहे हैं सब लोग, या कार से हम सम्मान पाने की भी कोशिश करते हैं? जब हमने कार खरीदी, जब घर से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और कई बार ऐसे देखते हैं कि कार घर में एक से ज्यादा रहती है, तो कई बार आसपास में अपने परिवारों में मित्रों वगैरह में देखते हैं, तो एक मित्र ने मेरे साथ में शेयर किया कुछ समय पहले, उनके पास में 2 कार है। एक साधारण कार है 5 लाख वाली और एक दूसरी महंगी कार है 15 लाख। तो बेटे ने किसी जन्मदिन पे जाना था, तो जब जन्मदिन पे जाना था तो पिताजी तो रोज अपनी महंगी वाली गाड़ी ऑफिस ले जाते थे, और मम्मी जो है वो 5 लाख वाली गाड़ी से रोजमर्रा के घर गृहस्थी के काम करती है।
तो जिस दिन बेटे ने जन्मदिन पे जाना था, उसने पिताजी को पहले बोल दिया कि आज आप महंगी वाली गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे ऑफिस में, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है और मुझे अच्छी गाड़ी में जाना है। ठीक है, तो आज आप 5 लाख वाली गाड़ी लेकर जाओ, 15 लाख वाली गाड़ी जो है वो घर में रहेगी, और मम्मी जब मुझे छोड़ने जाएगी तो मैं चाहता हूं कि मैं 15 लाख वाली गाड़ी से उतरूं अपने दोस्तों के सामने। ये है बड़े छोटे छोटे बिंदु, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जांच में बने रहे कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारी अगली पीढ़ी, हम सब ने इन सब भौतिक वस्तुओं को जो इसका प्रयोजन था उसी के साथ में पहचान हम जी रहे हैं, या हमने इसको सम्मान के साथ जोड़ लिया, इसको सुख के साथ भी जोड़ लिया है। ये अपने में जांचने का मुद्दा है, अपने परिवार में ही जांचेंगे, है ना। अपने में पहले स्पष्ट आए, फिर ऑब्जर्वेशन में आए, और फिर उसके बाद में जो करना है उसका कार्यक्रम निकल कर आएगा। कपड़ों का क्या प्रयोजन है, सेम आंसर, है ना। शरीर की सुरक्षा करनी है, मौसम से बचाना है। ये भी देख लिया जाए कि हम, हमारा और हमारे परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी में ये कपड़ा जो है वो कितना अपने प्रयोजन के हिसाब से चल रहा है और कितना जो है ये सम्मान के हिसाब से चल रहा है। तो प्रयोजन पहचानने हैं तो प्रयोजन के हिसाब से जिंदगी में जीने में आता है, और नहीं तो फिर बात थोड़ा सा छूट जाती है, इधर उधर हो जाती है। ये अपने ध्यान में आएगा तो फिर ऐसा कुछ कल्पना भी आएगा, कुछ करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, उसका निर्णय सब लोग अपने अपने में, अपने परिवार में लेंगे। एक फिर ये तीसरा प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण बनता है कि हमारा शरीर भी है, तो शरीर का क्या प्रयोजन है। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। नीरू दीदी, इस पे चर्चा को बढ़ाया जाए, कुछ 2-4 रिस्पॉन्सेज लिए जाएं कि क्या हम में से हमारे साथियों ने कुछ इसके बारे में कभी ध्यान गया है, कुछ सोचा है, शरीर का क्या प्रयोजन है। जी, हम सबके मुझे पास में लगता है शरीर भी है। अविनाश, मैं तो हाथ नहीं देख पाऊंगी, आप देख पाएंगे, लेकिन सिर्फ हाथों पे ना जाएं। कुछ लोगों को जिनको मौका नहीं मिले वो चैट बॉक्स में भी फटाफट से लिख दे, मैं चैट बॉक्स देख लूंगी। आप जी हाथ ठीक देख है, लीजिए। ठीक है, मैं हाथ देखता हूँ, आप चैट बॉक्स देखिए। ये भी अच्छा है। आंसर तो छोटे छोटे ही अरे आएंगे, वाह, फटाफट लीजिए। हाँ जी। जी जी। तो हमारे किसी साथी ने हाथ उठाया है, हाँ, आशा गाबा दीदी ने हाथ उठाया हुआ है। तो आशा दीदी, बात रखिए। शुक्रिया भैया। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आशा, आ रही है आवाज अविनाश कट भैया? रही है आपकी। आवाज कट रही है। अच्छा, अब अब आ रही है, देखिए। अब आ रही है, अब आ हेलो, रही हेलो। हाँ, तो है, आ रही है, आ रही है। अभी जी शुक्रिया। अभी जो प्रश्न पूछा गया कि शरीर की, हमारे शरीर की क्या क्या प्रयोजन है आगे शरीर? क्या था, हमारे प्रयोजन। शरीर का क्या प्रयोजन क्या प्रयोजन। है। तो हमारे शरीर का प्रयोजन तो यही है कि हम क्या कार्य करते हैं और क्या व्यवहार करते हैं। कार्य खुद किया जाता है, कोई भी कार्य हो, वो शिक्षा से संबंधित हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, और जो दिन भर के घर के भी कार्य होते हैं, बाहर के भी होते हैं, जॉब से रिलेटेड भी है, तो इसको हम कार्य में मानेंगे। और या फिर जो खेती बाड़ी के काम है, मैनेजर्स के काम है, तो ये जो भी कार्य मनुष्य करते हैं या हम करते हैं, तो ये कार्य करते हैं। और व्यवहार जो है वो परस्परता में होता है, और वो अपने परिवारजन के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपने कार्य क्षेत्र पर। तो इस शरीर से ये दो जो है, मैं देख पा रही हूँ कि कार्य और व्यवहार, ये दो चीजें बढ़िया हो हम गया, बढ़िया करते हो गया हैं। दीदी, बढ़िया हो गया। शुक्रिया। आगे और भी सुनते, और भी सुनते हैं, और भी साथियों से। जी, जी, हमारे चंदन भाई ने हाथ उठाया हुआ है, तो चंदन जी अपनी बात रखें। बात आप लोगों ने सुनी ही होगी, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। ये चंदन जी आवाज बहुत धीरे है आपकी। मैंने ये कहा कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, ये जी, पढ़ा आपका उपनिषदों में लेकिन समझ लिखा नहीं आया। गया है। जी, एम आई ऑडिएबल? हाँ जी, जी हाँ हाँ जी। हाँ, बिल्कुल जी, ऑडिबल। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं इस चीज से थोड़ा सा निकल के अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो क्या
मेरा शरीर जो है वो अपने परिवार वालों के साथ साथ, क्या मैं जिस समुदाय में रह रहा हूँ, यहाँ समुदाय का मतलब सिर्फ मेरे जाति विशेष के लोगों से नहीं, समुदाय मतलब मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, जैसे जिस जगह पर रह रहा हूँ, क्या वहाँ के लोगों को मेरे शरीर से मैं एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने में सहयोग दे पा रहा हूँ? तो मैं अगर ऐसा कुछ कर पाता हूँ, या फिर मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे शरीर की उपयोगिता किसी दूसरे को मदद पहुंचाने में हो पा रही, तो यही शरीर का सबसे बेहतर प्रयोजन है। थैंक यू चंदन भैया। संजीव जी, कुछ चैट बॉक्स में लोगों ने लिखा, मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ। जीवन अपनी आवश्यकता को शरीर से ही पूरा करवाता है। शरीर का प्रयोजन है प्रत्येक अंगों की रक्षा करना, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। जीवन को जीने का माध्यम है शरीर, जीने के साधन जुटाने के लिए है शरीर, भावों और विचारों को कार्य और व्यवहार का रूप देने के लिए है शरीर, और शरीर का प्रयोजन हमारे जीवन को पोषण करना है। जी भैया। और उमा दीदी ने भी हाथ उठाया हुआ है। उमा दीदी, ये लास्ट रिस्पॉन्स लेके फिर आगे बढ़ेंगे भैया। जी भैया, मेरा आंसर आ गया है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो जिंदा रहने और जीने की आवश्यकताओं को पूरा करने का जो माध्यम है, जो स्रोत है, वो शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम इन क्रियाओं को पूरा करते हैं। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया जी। ठीक है। तो अभी आदरणीय नागराज जी ने अनुभवात्मक आध्यात्मवाद जो वाङ्मय है, उसमें पुस्तक में ये बड़ा अच्छा सिर्फ एक लाइन है, बोले इसके आसपास इसकी और भी लंबी व्याख्या भी होगी। जीवन अपने जागृति को व्यक्त करने के लिए और जागृत होने के लिए शरीर एक साधन है। ठीक है, तो हम सबको समझदार बनना है, हम सबको जागृत बनना है। और किसको बनना है जागृत? जागृति किसमें है? जीवन में जागृति है। जीवन अगर 4.5 क्रिया में जी रहा है तो नासमझी में जी रहा है, भ्रमित अवस्था में जी रहा है। तो जीवन को स्वयं को ही 4.5 क्रिया से 10 क्रिया तक लेकर जाना है। इसको जागृति क्रम बोला, इसको जागृति की यात्रा बोली। तो इस जागृति होने के लिए और फिर अगली पीढ़ी को जागृति ट्रांसफर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से, अपने जीने के तौर तरीके से हम अगली पीढ़ी को वो समझदारी जो है, ताकि वो भी पूरी 10 क्रिया में जी पाए। ये सब बिना शरीर के होगा नहीं। तो शरीर जीवन जागृति के लिए एक साधन है, ये शरीर का प्रयोजन है। अगर हम इसको समझ पाए, अगर ये हमको प्रयोजन भी इस तरह से नहीं क्लियर होता है, तो शरीर भी अपने आप में एक भोगने का माध्यम जो है वो बन जाता है। फिर हम जो हमें लगता है कि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उस करने के पीछे समझ थी तो काम ठीक होगा। और समझ ना हो, सिर्फ 4.5 क्रिया में जीते रहे, वो भी सब मिलजुल कर तो रहे। जैसे अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 150 साल में और पिछले 10-20 साल में तो काफी वैज्ञानिक बड़ा जोर से शोर मचाते हुए ये आवाजें सुन रहे हैं, और रोज के न्यूज़पेपर्स में आ भी रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग काफी हो रही है ना। और पीछे अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज आइटम आया था कि 2100 सन तक, अगले 80 साल में 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा इस धरती पे। तो 4 डिग्री बढ़ जाएगा तो काफी उथल पुथल होने वाली है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है होने के लिए। और पिछले 1-2 पीढ़ी से ये वाला काम चल रहा है और धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये पढ़े लिखे लोग फैला रहे हैं, अमीर लोग फैला रहे हैं, या अनपढ़ लोग फैला रहे हैं, गरीब लोग फैला रहे हैं? तो एकदम से ध्यान तो ये जाता है कि ग्लोबल है ना, पढ़े लिखे अमीर लोग जो है यही ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं। ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग इनके कार्यकलाप की वजह से है। क्यों है इनके? तो क्या हुआ कि ये लोग भी कर तो रहे हैं अपने शरीर से कुछ ना कुछ, लेकिन सिर्फ 4.5 क्रिया में कर रहे हैं ना। 4.5 क्रिया में गलती क्या हो जाती है कि हम शरीर को ही खुद समझ लेते हैं, शरीर से ही सारा सुख भोगने की कोशिश करते हैं। मैं शरीर और जीवन हूं, ये वाली बात छूट जाती है।
तो मैं शरीर ही हूँ, तो शरीर से ही जो है फिर सब कुछ हो रहा है। उसके लिए साधनों की जरूरत पड़ती है, फिर साधनों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो आखिर में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेकर जाता है। तो ये प्रयोजन जो है, हर वस्तु के प्रयोजन का साक्षात्कार हो जाए और फिर अपने में ये सटीक मूल्यांकन होता रहे कि क्या मैं हर इन सब वस्तुओं का इनके प्रयोजन के अनुसार ही उपयोग कर रहा हूँ या मैं इनसे भटक के चलूं। क्या ये प्रयोजन मेरे ध्यान में भी है या नहीं है, ये जो है रोज अपने में देखने की बात है। ये रोज जितनी अपनी क्लैरिटी बनती है उतनी विश्वास के साथ में फिर अपने परिवार में भी इन बातों पे चर्चाएं भी कर सकते हैं। अगर अपनी क्लैरिटी नहीं बनेगी तो फिर चर्चा भी करना जो है, उसको किसी मोड़ तक लेकर जाना वो मुश्किल रहता है। तो ये इसलिए मुझे लगा कि ये प्रयोजन वाला जो था ये एक परिभाषा में आया था, साक्षात्कार पूर्वक प्रयोजन के अर्थ में प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना। तो प्रयोजन की तरफ हमारा ध्यान चला गया है, वस्तु का प्रयोजन रहता है। और फिर साक्षात्कार में दूसरी चीज ये थी कि कुछ चीजें है ही ज्ञान गुप्तर, उसका तो अपने में स्पष्टता बनानी है। इसको जो है हम साक्षात्कार चिंतन जो है ऐसे करके प्रयोजन के साथ लिंक करते हुए देख सकते हैं। मुझे लग रहा है आगे 2 स्लाइड्स है, इसको मैं कंप्लीट करके फिर श्रवण भैया से भी कहूंगा कि वो भी इसमें ऐड कर ले, जो कुछ भी ऐड करते हैं, और जो कुछ डिस्कशन करना होगा वो भी हम। प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता ही चिंतन का प्रधान लक्ष्य है। प्लीज अपने माइक म्यूट करना सब। नॉइज ज्यादा आ रही है। हाँ जी ठीक हो गया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता मतलब एक तो जो है ना, ये अपने अंदर एक ऐसा फील आए कि जो कुछ ये प्रत्यक्ष संसार है इस और ये जो जितना दिख रहा है इससे अधिक कुछ और भी है, ये पूरा नहीं पड़ रहा। ये जो पूरा पड़ेगा ये अप्रत्यक्ष से बढ़ेगा, वो जो ज्ञान गोचर चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान जाए। आशा विचार इच्छा में सबसे ज्यादा ताकत इच्छा में है। इच्छा के आधार पर ही आगे अध्ययन की व्यवस्था रखी है। तो ये नीचे से ऊपर चल रहे थे, तो आशा सबसे नीचे था, विचार उसके ऊपर था, इच्छा उससे ऊपर था। तो ये जो है ना, ये इनकी ताकत जो है ये बढ़ रही है जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो इन तीनों में आशा विचार इच्छा में इच्छा सबसे ज्यादा ताकतवर है। इच्छा के आधार पर ही आगे अध्ययन की व्यवस्था रखी है, ऐसा संवाद में आदरणीय नागराज जी का जो है वो कैप्चर्ड है। तो इच्छा में अध्ययन आता है तो हम अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्ययन नाम की कोई वस्तु है। अध्ययन मतलब ये जो 5.5 क्रिया बचा हुआ है जो हमको समझना है, जो ये साक्षात्कार से शुरू होकर बची हुई 5.5 क्रिया जो है जो हमको कवर करनी है, ये इच्छा में आए कि ये मेरे सही जीने के लिए जरूरी है, न्याय धर्म सत्य मेरे नहीं सही जीने के लिए जरूरी है, मुझे इनको समझना है। तो फिर इसकी तरफ इच्छा बनेगी, इच्छा बनेगी तो काम हो जाएगा। अभी जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, प्रायोरिटी में नहीं आएगा तो ये होगा नहीं। रास की सूचना रहते हुए भी विकास के स्पष्ट ज्ञान एवं निष्ठा के अभाव में मानव विवशता पूर्वक अर्थात भ्रम पूर्वक पतन की ओर गति। हम सब ग्लोबल वार्मिंग करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ना हो, कैसे ना हो, ये हमें मालूम नहीं है। तो जब तक जागृति नहीं आती तब तक ये वाले कंफ्यूजन्स बने रहेंगे। हमें मालूम है कि चीजें गलत हो रही हैं। ये नीचे वाले सूत्र का जो है, तीसरे सूत्र का स्पष्ट मतलब यही है कि हमें मालूम है कि चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन उन गलत को भी ठीक कैसे किया जाए इसकी हमारे पास में क्लैरिटी नहीं है। तो हम विवशता पूर्वक गलत की तरफ जा रहे हैं। आदमी सही नहीं पता होगा तो चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो कुछ ना कुछ में गलतियां करेगा, गलतियां हो रही है, बस इतनी सी बात। तो साक्षात्कार में सबसे नीचे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी यहीं पर मैं मेरे मन में एक क्वेश्चन आ गया, मुझे लग रहा है शायद और भी लोगों को ये बोलिए। जब हम यहाँ इच्छा की बात कर रहे हैं तो हम जनरल भाषा में हर चीज के लिए अपनी इच्छाएं बताते रहते हैं, और ये हर एक कुछ ना कुछ कहते हैं ना, इच्छाएं होती ही हैं। ऐसे कैसे हम समझ पाए यहाँ पर जिस इच्छा की बात हो रही है या जो हम नॉर्मल तौर पे इच्छा कहते हैं उसमें फर्क क्या रह गया, मतलब गैप क्या है? तो दीदी ये मैं सबसे नीचे वाली लाइन को ऊपर थोड़ा सा इलेबोरेट करके फिर इस क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। साक्षात्कार में प्रमुख मुद्दा जीवन को पहचानने से है ना। हम जो जीवन क्रियाएं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मानव बराबर शरीर प्लस जीवन।
शरीर को तो हम पहचानते हैं, समझते हैं, हमारे बच्चे भी पहचानते हैं, समझते हैं, फैमिली में सब जानते हैं। जीवन है कि नहीं है, इसकी हमारी क्लैरिटी नहीं बनी थी। तो ये जीवन क्या है, क्या जीवन है भी या नहीं है? मतलब मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से अपनी सच्ची बात बताऊं, मुझे मुझे शुरू में बड़ी आसानी से स्वीकार हो गया कि मैं शरीर प्लस जीवन हूं, लेकिन मैंने जब इस चीज को व्यक्त करना शुरू किया, अपने आसपास बात करनी शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी लोगों का अपने आसपास ये अटकाव है कि मैं जीवन हूं, जीवन शरीर को चलाता हूं। ऐसा साइंस में कहीं नहीं लिखा है। साइंस में तो लिखा हुआ है कि ब्रेन शरीर को चलाता है ना? तो हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि ब्रेन जो है वो शरीर को, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, ये शरीर को चलाता है। अभी जीवन शरीर को चलाता है, ऐसा हमारी पूरी पढ़ाई में कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है कि मैं जीवन को समझूं क्यों, जीवन है या नहीं है। पहले पहले ये क्लैरिटी हो, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तब तक हम इसको प्रायोरिटी में रखते नहीं है। तो फिर ये जो है ना, ये अपने में जीवन को पहचाना जाए। हम सब इस चीज को जांचें कि मैं कितनी क्लियर साथ में, कितनी निष्ठा के साथ में, कितनी दृढ़ता के साथ में ये कह पाता हूं कि मैं शरीर प्लस जीवन का संयुक्त रूप हूं। जितनी क्लैरिटी मेरी बनती है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स की भी ये क्लैरिटी बन चुकी है, क्या ये मेरे बच्चों की भी क्लैरिटी बन चुकी है। और अगर मेरे बच्चों की क्लैरिटी नहीं बनी है, अगर मैंने आवश्यकता नहीं समझी अपने बच्चों से बात करने की, तो एकदम से ये समझ में आया कि भैया फिर ये चीज जरूरी नहीं लगी। तो तो अभी जो है, अभी जो इच्छाएं बनी है, वो अपने आप को शरीर मानकर इच्छाएं बनी है। जब तक मानव शरीर प्लस जीवन हूं ये क्लियर नहीं होता, तब तक शरीर ही हूं ऐसा मानकर जीते रहते हैं। ऐसे में लक्ष्य जो है वो सारे के सारे सुविधाओं से रिलेटेड लक्ष्य बन जाते हैं, है ना? मेरा घर बहुत बढ़िया हो जाए, है ना? हमने जो एड्स देखी थी, कार, कपड़े, रूप, एंटरटेनमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी बड़ी भूमिका बन जाती है। समझना अपने आप में कोई कार्यक्रम रह ही नहीं जाता। तो जब तक मैं शरीर प्लस जीवन हूं, ये फैमिली में बात नहीं होगी। मेरे को, मैं बिल्कुल फोर्सफुली कहूंगा दीदी, ये अपने बच्चों के साथ में न्याय नहीं किया। अगर हमारा डिजाइन क्या है, ये हम अपने बच्चों को ठीक तरीके से नहीं बता, और अगर बताने की कोशिश की और उन तक पहुंचा नहीं, तो इसका ये मतलब है कि फिर अपने पे और मेहनत करनी है। जितनी क्लैरिटी मेरी बनेगी, जितना साक्षात्कार मेरा बना होगा, साक्षात्कार जितनी स्पष्टता के साथ में मैंने समझा होगा, उतनी स्पष्टता के साथ में मैं आगे समझा भी पाऊंगा। तो हम में से कितने लोग हैं, ये सबका अपने अपने में फैमिली में जांचने का मुद्दा है कि मैं शरीर प्लस जीवन हूं। ये मेरे इंडिविजुअल लेवल तक बनी हुई है, ये मेरे परिवार में चर्चा का मुद्दा बन चुका है, चर्चा का मुद्दा ही बना है या स्वीकार भी हो चुका है, ये अपने में देखा जाए, है ना? तो एक बार फैमिली में सेटल होता है, फैमिली में स्वीकार होता है, फैमिली में जीने में आता है, तो फिर उसके में आगे समाज तक बात जाएगी। मेरे को ऐसा लगे कि मैं क्लास में बात करता रहूं, लेकिन फैमिली में करने की जरूरत नहीं है, फिर दीदी क्लास की नहीं। तो इच्छाएं जो है, इच्छाएं अभी भी बनी हुई है, इच्छाएं अभी आउटवर्डली फोकस्ड है, इतनी सी ही बात है ना? तो मुझे समझदार बनना है, और समझदार बनने के बाद में अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण होता है, सही आकलन होता है। ये आगे एक स्लाइड आएगी, वो सीक्वेंस में चल रही है, तो आगे चल के इसकी और भी स्पष्टताएं बनेंगी, लेकिन इतना जो है हो गया। अनिल भैया, आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? आ रही है भैया। हाँ भैया, एक जिज्ञासा थी कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है, हाँ जी। जैसे मेरा मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, हाँ जी। या फिर कहते हैं कि मेरी इच्छा हो रही है गुलाब जामुन खाने की। ठीक है। तो ये दोनों को अलग कैसे करेंगे भैया कि वो मन हो रहा है या फिर इच्छा हो रही है? आप बताइए भैया, मन तो जो भी हो रहा है, हो तो आपके अंदर रहा है, तो आप बताइए कि कहाँ पे हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है?
मतलब मेरी तो जिज्ञासा है भैया, मुझे तो लगता है कि जैसे अ, अ, मन जो है वो आशावादी है, और हाँ हाँ। इच्छा भी जो है मतलब ऐसी होती है, तो मुझे लगता है कि दोनों को बहुत मैं अलग नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें ओके। स्पष्टता आपकी ओर से अगर आ जाए तो। हाँ हाँ। तो यह इच्छा की जैसे हमने परिभाषा शुरू में लिखी थी कि ये पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ना। ये इस तरह से जो है ना मतलब इच्छा को हमने देखा था। तो मोस्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब हम ये गुलाब जामुन खाने की बात कर रहे हैं तो इसको तो शायद मन के लेवल पे देखें। इच्छा जैसे भी थोड़ी देर पहले भी बात हुई, थोड़ी ज्यादा काफी ताकतवर चीज है, तो वो लक्ष्य वगैरह के लेवल पे ज्यादा आएगी। लेकिन जिन भी परिस्थितियों में हम बैठे हैं, अगर उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें सुखी होने में सिर्फ गुलाब जामुन ही सबसे बेस्ट लग रहा है और कुछ आ नहीं रहा है अभी चित्रण में, तो वैसे देख सकते हैं। श्रवण भैया भी साथ में बैठे हुए हैं, श्रवण भैया से स्पष्टता लेते हैं इसके ऊपर। श्रवण भैया, आप कैसे देख रहे हैं अनिल भाई के इस जिज्ञासा को? नहीं मतलब अगर उदाहरण को भैया थोड़ा हटा भी दें, जैसे मैं हाँ हाँ मेरा मन कर रहा है कि कहते हैं ना कि मेरा हाँ मन हाँ, है कि मैं अध्ययन करूं, बिल्कुल। तो अब फिर कहते हैं कि अध्ययन करने की इच्छा है। जी भैया। हाँ। तो इन दोनों को कैसे अलग करेंगे फिर? वो मन पे के लेवल पे हो रहा है या फिर इच्छा हो ठीक है, रही है? श्रवण भैया बताएं भैया। तो अनिल भैया, आपका तीखुर का हलवा खाने का मन कर रहा है? तो मुझे तीखुर का पता नहीं है भैया, तो उसका आस्वादन नहीं है तो उसका चयन भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो जिसका चित्रण नहीं होता है उसका आस्वादन भी नहीं होता है। इसको ऐसे सेट करिए, तो जिसका चित्रण रहता है उसी का आस्वादन होता है। ठीक है, तो चित्रण का मतलब स्वाद के रूप में, ध्वनि के रूप में, गंध के रूप में। जैसे सुगंध और दुर्गंध बोलते हैं, तो क्या चीज है? गंध ही होता है। जो हमको अच्छा लगता है वो सुगंध है, जो नहीं अच्छा लगता वो दुर्गंध है। तो एक्चुअली वो उसी को हम, जो चित्रण है उसी को हम मन करता है बोलते हैं ज्यादातर। तो आस्वादन में भी वो चीजें आती हैं जिनका चित्रण रहता है। तो चित्रण ठीक है। अभी जो जीवन क्रिया का जो चार्ट आपने देखा होगा, भैया ने बनाया था, तो उसमें केवल अंतर ये होता है कि चित्रण में और विचार और आशा में, तो चित्रण का जो है वो आधार भी गायब है, बेस नहीं है, उसका आधार ही नहीं है। भैया वो वाला स्लाइड स्लाइड है इसमें? हाँ, ये जीवन क्रिया वाला स्लाइड। आ गया भैया। हाँ, तो ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो मन में देखेंगे तो आशा जो है, चयन को आशा बोल रहे हैं, तो उसके पीछे आस्वादन लगा रहता है। आस्वादन पूर्वक चयन होता है, तुलन पूर्वक विश्लेषण होता है, लेकिन चिंतन पूर्वक चित्रण नहीं होता है। साक्षात्कार पूर्वक, मतलब जिसका साक्षात्कार हुआ है वैसा चित्रण नहीं होता, क्योंकि ये क्रिया ही नहीं हो रही है। तो फिर चित्रण कहां से होता है? तो फिर कहीं से भी आता है, जिसका आधार ही नहीं है। आप बोलते नहीं है क्या बेसलेस है, तो जिसका आधार ही गायब है अभी, वो कहीं से भी आता है, मान्यताओं से आ जाता है। हमने कुछ देखा है, सुना है, किसी ने बताया है, ठीक है, कहीं हमारे परिवार परंपरा में है, तो वहां से आ जाता है। तो चित्रण ज्यादातर हमारे किसी न किसी मान्यता से आ जाता है। तो वही मेरी इच्छा में बैठा रहता है, और फिर वो समय समय पर अलग अलग ढंग से कभी रसगुल्ला कहेगा, कभी नमकीन कहेगा, कभी ढोकला कहेगा, कभी कुछ कहेगा। तो जिसका चित्रण है उसका ही कहेगा। अब मैंने कहा ना कि तीखुर का हलवा, अब आपको नहीं मन कर रहा खाने का, क्योंकि आपके चित्रण है ही नहीं उसका। तो चित्रण का जब आधार पहचान में आ जाता है, जैसे प्रयोजन, जब 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 अभी चर्चा हो रही थी ना, पर्पज जब पकड़ में आ जाता है, लक्ष्य पकड़ में आ जाता है, तब सबसे पहले जो चीज सही होता है वो चित्रण सही होता है। इच्छा पूर्वक हम अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन पूर्वक जो इच्छा होगी वो सही इच्छा होगी। अध्ययन पूर्वक जो इच्छा होगी वो सही इच्छा होगी, क्योंकि वो साक्षात्कार पूर्वक होगी। और जो चार चीजें भैया ने परिभाषा में भी दिखाया था कि रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, तो उसमें से स्वभाव का साक्षात्कार होता है, धर्म का साक्षात्कार होता है। तो वो जब निरंतर चीजें पकड़ में आ जाती हैं, तब अनिरंतर, तो निरंतर चीजें सब जीवन को चाहिए, अनिरंतर चीजें शरीर को चाहिए, और वो सीमित चाहिए। तब वहां से सीधा हमारा पकड़ में आने लगता है, अच्छा अच्छा ये निरंतर चीजें हैं। तो स्वभाव निरंतर है, धर्म निरंतर है, रूप बदल सकता है, गुण बदल सकता है, लेकिन स्वभाव और धर्म ये निरंतर है, ये अवस्थाओं का होता है। तो जब लक्ष्य पकड़ में आ जाता है तब हमारी गलती पकड़ में आती है। जैसे मान लीजिए
लीजिए कि आपको कनॉट प्लेस जाना है और मैं कह रहा हूँ नहीं, आप पता चला लक्ष्मी नगर पहुंचे, बोले भैया कनॉट प्लेस हम कर, नहीं है कनॉट प्लेस नहीं है। ITO पहुंचे, नहीं है कनॉट प्लेस नहीं है। मंडी हाउस पहुंचे, नहीं है कनॉट प्लेस नहीं है। दिल्ली गेट पहुंचे, नहीं है कनॉट प्लेस नहीं है। तो हम कितना भी चिल्लाएं कनॉट प्लेस है नहीं है, कनॉट प्लेस है नहीं, कनॉट प्लेस नहीं, आप कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते। कनॉट प्लेस कब पहुंचेंगे? जब मैं गूगल मैप में कनॉट प्लेस को पिन कर दूंगा आपके सामने, या आपको स्पष्ट बस से जा रहे हैं तो मैं स्पष्ट बस का नंबर बता दूंगा, तभी आप कनॉट प्लेस पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के जब तक लक्ष्य की स्पष्टता नहीं होती है, तब तक हम जो है इच्छा जो होती है इसी तरह की होती है। तो जो साक्षात्कार से सबसे बड़ी चीज होती है वो लक्ष्य की स्पष्टता होती है, प्रयोजन की स्पष्टता होती है। फिर हमारी इच्छा बिल्कुल सही हो जाती है, तब हमारी इच्छा मान्यताओं से नहीं आती, अब साक्षात्कार पूर्वक आती, क्योंकि उसका भी अब आधार हो गया है। अभी क्या था, उसका आधार ही नहीं था। तो चूंकि जब इच्छा का आधार नहीं है तो हम कभी मन से बोल देते हैं मन कर रहा है, मन कर रहा है। तो ऐसे चलता रहता है भैया। कुल मिलाकर के हम अपने चित्रण को ही बदल बदल के कुछ न कुछ ले आते हैं, उसी का आस्वादन करके हम डिमांड अपनी बनाते रहते हैं। जी भैया, प्रश्न छोटा था, मैं शायद ज्यादा बोल गया। नहीं भैया, थैंक यू भैया। श्रवण भाई नमस्कार। नमस्ते। आशा बोल रही हूँ। इससे मिलता जुलता ही एक प्रश्न है जी। वो अभी इसका मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ, अगर मैं गलत समझ पा रही हूँ तो मेरे को प्लीज करेक्ट कर दें आप। मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो चित्रण में आपने बताया वो मान्यताओं और इंद्रियों के आधार पर ही बनते हैं, क्या मैं ये ठीक समझ पा रही हूँ? अभी 4.5 क्रिया में जीते, 4.5 क्रिया में जीते हुए अभी ऐसा ही है जी। जी शुक्रिया। अगर हमारे में न्याय स्पष्ट नहीं हुआ है, मेरी दृष्टि न्याय की नहीं हुई है। न्याय का मतलब, न्याय क्या चीज है? तो संबंध में जो मूल्य है, तो मूल्य का क्या, मूल्यों का साक्षात्कार होता है, मूल्यों का चित्रण नहीं होता है। तो जब तक वो हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है और हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, तो हमारी जो इच्छा है वो मान्यता के आधार पर होती है जी। कोई और बोल रहे थे? जी भैया, मैंने सोचा कुछ कहना भैया चाहती। एक प्रश्न सुनीता है दीदी। जी आशा दीदी कुछ कह रही है, पहले आशा दीदी आप बोल लीजिए। नहीं सुनीता दीदी आप बोलिए, कोई नहीं, मैं बाद में पूछूंगी। जी मैं भैया, श्रवण भैया आपने काफी ठीक रखा, लेकिन मैं ये जोड़ना चाह रही थी इसमें कि जो अनिल भैया ने कहा कि मेरा मन कर रहा है, उसमें मेनली तो जो संवेदनाओं के आधार पे जो आस्वादन है, तो बेसिकली वो आस्वादन क्रिया ही है, वो चित्रण उसमें बेसिकली शामिल भी नहीं है। यदि उसको ठीक से देखेंगे तो ज्यादातर हम आस्वादन क्रिया है, जो संवेदनाओं जिसका आधार है, उसी का विश्लेषण करते हैं और उसी का चित्रण करते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो वो परतंत्रता ही है। तो इसलिए यदि इच्छा को देखेंगे तो इच्छा जो होने के अर्थ में है, तो रसगुल्ला खाना आस्वादन है, लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए वो इच्छा है। संबंधों में न्याय पूर्वक मेरा जीना हो जाए, न्याय स्थापित हो जाए, वो सही की इच्छा है। इच्छा उस दृष्टि से भी कह रहे हैं, जो होने के रूप में स्थितियां हैं उसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे संवेदना आस्वादन, और मैं आस्वादन को इच्छा समझ रहा हूँ या इच्छा है, इन दोनों में सेग्रीगेट करना है तो संवेदनाओं को जोड़कर देख सकते हैं। श्रवण भैया ठीक है, इतना जोड़ना ये? जी ठीक है दीदी। साढ़े क्रिया की हो रही है, तो उसमें तो अगर मैं न्याय को समझ गया हूं तो फिर तो वो तो इच्छा सही के अर्थ में ही होती है, सही जीने और उसके अर्थ में होती है, जब 5वीं क्रिया शुरू हो जाती है जी। तो भैया अगर जी संवेदनाओं नीरू के दीदी अर्थ में बताएं बोल समय रही है, तो कहेंगे उसको भी इच्छा। जी भैया, उसको भी कहेंगे इच्छा ही क्या? आप बताइए। मेरा एक्चुअली यही क्वेश्चन ही यही था कि जिसको हम इच्छा कह रहे हैं कि मेरा कार लेने की इच्छा बन गई या कुछ खाने की इच्छा बन गई, तो क्या हम इसे इच्छा कहेंगे या उसके लिए
क्योंकि नॉर्मल लोग इसको शब्द को ऐसे ही इस्तेमाल प्रयोग में ला रहे हैं। हाँ, जब हम मन कहते हैं तो मन एक बल है, बल व्यक्त होता है शक्ति के रूप में, तो बल अगर व्यक्त होगा तो आशा के रूप में होगा। तो मेरा जो भी आस्वादन हो रहा है वो सुख की आशा के लिए सुख की आशा में हो रहा है, ठीक है। और वो जो चीजें हैं जो हमें अब आप सोचिए रसगुल्ला खाने का जब मन करता है तो रसगुल्ले 20 तरह के हैं ना, तो आपको कौन वाला रसगुल्ला, फिर आप तुलन भी करते हैं, आप विश्लेषण भी करते हैं, उसमें आपका चित्रण भी बनता है। तो एक्चुअली ये स्पष्ट कर देना कि मतलब ये स्पष्ट कर पाना कि ये सारी क्रियाएं अविभाज्य हैं, तो एक साथ चलती हैं। जैसे ही आपका रसगुल्ला खाने का मन हुआ, वो आस्वादन से लेकर के चित्रण तक सारा कुछ क्रिया होता है, अंत में आप चयन कर लेते हैं सुख की आशा में। तो अगर हमारी इच्छा केवल और केवल शरीर की संवेदनाओं के ही अर्थ में है, तो उससे जो सुख की आशा है वो निरंतर नहीं होगी। इसीलिए हम फिर परेशान होते हैं इससे, जो हमको मिलना था नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने कोई अनिरंतर चीज से निरंतर चीज ढूंढने का प्रयास किया। तो एक्चुअली होता तो सभी है, वो चलता है साथ में, ऐसा नहीं है अभी आस्वादन हुआ फिर थोड़ी देर बाद तुलन होगा तब विश्लेषण होगा। तो ये तीव्र गति से चलने वाली क्रियाएं हैं और साथ में घटित होती हैं। चिंतन क्रिया चूंकि साक्षात्कार क्रिया मेरे में अभी प्रारंभ ही नहीं है, क्योंकि मेरा निरंतर वस्तुओं की तरफ अभी ध्यान ही नहीं है, न्याय की तरफ दृष्टि ही नहीं हुई है, मूल्यों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए वो क्रिया नहीं चल रही है। इसलिए मेरी इच्छा अभी सही की नहीं हो पा रही है, व्यवस्था की नहीं हो पा रही है, प्रयोजन के अर्थ में नहीं हो पा रही है, लक्ष्य के अर्थ में नहीं हो पा रही है। होता ये 4.5 क्रिया में सभी चलता है जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इच्छा है लेकिन वो प्रयोजन के अर्थ में नहीं है, लक्ष्य के अर्थ में नहीं है, इतना ही फर्क है। जी थैंक यू। तो बिना साक्षात्कार के लक्ष्य के अर्थ में नहीं होता है। बहुत बढ़िया चर्चा चली, बहुत ही बढ़िया। और हमारे पास करीब 7-8 मिनट और हैं। भैया क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लें लोगों के? मैं कुछ रख सकती हूँ श्रवण भैया, नीरू दीदी? जी मीनाक्षी जी, हाँ जी हाँ जी। अपने को अनम्यूट हाँ अनम्यूट करके बोलें दीदी, थोड़ा सा आवाज आ रही थी इसलिए मैंने। हाँ सॉरी जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब मानव 4.5 क्रिया में ही जीता है, तब उसका जो चित्रण बनता है वो मान्यताओं के आधार पर और उसकी जो इच्छाएं जो जागृत होती हैं वो केवल संवेदनाओं की, सेंसरी ऑर्गन्स की आपूर्ति के लिए ही होती हैं। लेकिन जब वो 4.5 क्रियाओं से आगे बढ़ता है, तब न्याय धर्म सत्य से उसकी पहचान होती है, उसका साक्षात्कार होता है, उसे लक्ष्य समझ में आता है, तब उसकी इच्छाओं का रूप बदल जाता है। वो संवेदनाओं से ऊपर उठकर वो अध्ययन पूर्वक इच्छा होगी, लक्ष्य की पूर्ति के लिए इच्छा होगी, तो समझ के हिसाब से फिर इच्छा का रूप बदल जाएगा। ये मेरी समझ में आया है। तो अगर श्रवण भैया इसमें थोड़ा जोड़ेंगे कि ये ठीक है? जी, स्थिति के अनुसार गति बदलती है, तो चित्रण गति है, तो गति जो है उसकी स्थिति साक्षात्कार है, चिंतन है। तो चिंतन के अनुसार जब चित्रण होता है तो स्थिति के अनुसार गति बदलती है। अब जो चित्रण की स्थिति, तो चिंतन में क्या हुआ कि मूल्यों का साक्षात्कार हुआ और आगे जो बोध क्रिया लिखा है, मूल्यों का बोध हो गया। तो अब जो चिंतन से चित्रण बदलेगा तो वो इच्छा पर ही असर डालेगा, इच्छा में हमारे गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। तो अभी भी क्या है कि अभी आशा शक्ति से ज्यादा ताकतवर विचार शक्ति है, विचार शक्ति से ज्यादा ताकतवर इच्छा शक्ति है। इसीलिए हमारी इच्छाओं में बहुत सारी जब इच्छाएं होती तो उसमें से भी हम चयन करते हैं, और उसमें बहुत बार हम जो है प्रिय को चयन कर, प्रिय के आधार पे, हित के आधार पे, इसके आधार पे जो विश्लेषण करते हैं उसमें भी इच्छा, जैसे आपके मकान की इच्छा हुई, गाड़ी की इच्छा हुई, ये भी इच्छा ही है ना। तो ये क्या चीज होता है, आपने बहुत सारे मकान देखे हैं, आपने गाड़ियां बहुत सारी देखी हैं, आपने कपड़े बहुत सारे देखे हैं, उसका चित्रण है आपके पास, उसके आधार पे आप में जो इच्छा बनती है उसका फिर आप तुलन विश्लेषण में ले आते हैं, विचार करते हैं और फिर उसका एकदम एक्यूरेट फिर आस्वादन करते हैं, फिर चयन कर लेते हैं, चलो ये वाला ठीक रहेगा। तो ये होता है 4.5 क्रिया में, इतना ही होता है। प्रिय हित लाभ बने रहते हैं 4.5 क्रियाओं में।
और जब उससे ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर न्याय धर्म सत्य को देखकर फिर चित्रण भी वैसा बनता है और इच्छाएं भी उसका रूप ले लेती हैं। जी भैया, ठीक। और ताकतवर हो जाता है, हमारा इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, आशा शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, और इधर जो है मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल। इसको ना परिभाषा में लिखा था भैया, ये एक सेकेंड, ये नीचे से दूसरी लाइन, चिंतन में क्या है, इच्छा शक्ति में परिमार्जन हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। जी ये परिभाषा है चिंतन जी जी जी, धन्यवाद भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया जी भैया, बहुत अच्छा। और है अविनाश जी, कोई हाथ खड़ा तो ले लें, अभी हमारे पास 5 मिनट है। हाँ जी, हाथ खड़ा तो नहीं है। मेरे को एक सेकंड, मेरे को ऐसा लग रहा था भैया, देखिए इसमें ना पर्सपेक्टिव्स आ जाए तो ठीक रहता है। तो अभी बात चल रही थी साक्षात्कार की, तो शरवण भैया अपने तरीके से भी साक्षात्कार को भैया थोड़ा संक्षेप में अगर रख दे, कोई पॉइंट्स रह गए हो, कुछ ऐड ऑन करना चाहे तब की, क्योंकि फिर प्रश्न तो हम नए सत्र में भी ले लेंगे मिलजुल कर। अभी थोड़ा इसकी कंटिन्यूटी में अपनी तरफ से आप साक्षात्कार कुछ क्लियर करना चाहें भैया तो। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आपने जो परिभाषा, हाँ, तो ये जो परिभाषा आपने सामने रख दिया, इसमें सारी बात आ गई कि रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में साक्षात्कार होता है। अभी क्या होता है कि अभी केवल हम रूप गुण पे ही ध्यान रखते हैं, स्वभाव धर्म हमारे पकड़ में नहीं आता, इसलिए साक्षात्कार नहीं हो रहा है। जितना जितना हमारा स्वभाव और धर्म की तरफ ध्यान जाता है, उतना उतना हमारा साक्षात्कार क्रिया अपने अंदर शुरू होने की संभावना बनती है। तो स्वभाव यानी स्वीकृत भाव, जो भाव मुझे स्वीकृत है, जैसे मानव को क्या स्वीकृत है, तो धीरता, वीरता, उदारता और दया, कृपा, करुणा, ऐसे करके शब्द आगे आएगा। तो रूप गुण जो है इंद्रियों की सीमा में आ जाता है। रूप जो है वो आकार आयतन घन के रूप में दिखता है, और गुण जो है वो परस्परता में पता चल जाता है। जैसे मिठास, तो मिठास आप देख करके नहीं बता सकते। कोई मिठाई रखी है सामने, तो आप उसको देख के नहीं बता सकते कि कितना मीठा है या नमकीन है, पता नहीं वो चीनी के सिरे में पड़ा है कि नमक के सिरे में पड़ा, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं है। वो गोल सी रसगुल्ले टाइप चीज है, तो आप उसको रसगुल्ला बोल भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको जीभ पे, इंद्रियों के संपर्क में ले आते हैं, परस्परता आती है, तो उसका गुण प्रकट हो जाता है। आप बोलते हैं अरे ये तो कम मीठा है। तो गुण परस्परता में पकड़ में आता है, रूप इंद्रियों, तो रूप और गुण इंद्रियों की सीमा में पकड़ में आता है। स्वभाव धर्म जो है ये इसका साक्षात्कार होता है, तब हम रूप गुण स्वभाव धर्म को एक साथ देख पाते हैं, तो हम इकाई को पूरा देख पाते हैं। हर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म सहित है। हम केवल रूप और गुण की चर्चा करते हैं, रूप और गुण पे ही ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम हर इकाई को अधूरा देख पाते हैं। तो रूप और गुण इकाई का होता है, स्वभाव और धर्म अवस्था का होता है, जिस अवस्था की वो इकाई है। अगर पदार्थ अवस्था की इकाई है तो उसका स्वभाव धर्म पदार्थ अवस्था का होगा। अगर वो प्राण अवस्था की इकाई है तो उसका स्वभाव धर्म प्राण अवस्था का होगा। अगर वो जीव अवस्था की इकाई है तो स्वभाव धर्म जीव अवस्था का होगा। अगर ज्ञान अवस्था की इकाई है तो स्वभाव धर्म ज्ञान अवस्था का होगा। रूप और गुण ये इकाई का होता है। रूप एकदम से इकाई का है, जिसको वास्तविकता बोलते हैं। गुण जो है वो परस्परता में प्रभाव है, और स्वभाव धर्म उस अवस्था का होता है। जब हम इन पूरे को एक साथ देख पाते हैं तो साक्षात्कार होता है, तो हम चिंतन पूर्वक जी पाते हैं। अभी हमारे साथ अधूरापन क्या है कि हम स्वभाव धर्म को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि ये ज्ञान गोचर विधि से पकड़ में आता है, इंद्रिय गोचर विधि से पकड़ में नहीं आता। हमने ज्ञान गोचर विधि से देखना ही शुरू नहीं किया, इसलिए मेरे में साक्षात्कार क्रिया शुरू नहीं हुई है। तो ऐसा होता है तो मेरी इच्छा शक्ति में परिमार्जन हो जाता है, गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, और साक्षात्कार पूर्वक प्रयोजन पकड़ में आ जाता है। फिर मैं कोई भी काम करते हुए क्यों लगा, अच्छा क्यों, प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन के अर्थ में, तो प्रयोजन क्या, मेरा प्रिय हित लाभ है, या कोई न्याय पकड़ में आ गया, धर्म पकड़ में आ गया, सत्य पकड़ में आ गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर ये जब इकट्ठा, तो एक एक का होता है तो साक्षात्कार होता है, और इसके ऊपर जब संपूर्ण व्यवस्था का हो जाता है तो बोध होता है, जो आगे की स्लाइड में आएगा। तो मुझे तो इतना ही जोड़ना था भैया। बहुत बढ़िया हमें सभी की बात सुन के, क्योंकि मैं ज्यादा दिन बाद जुड़ा था, तो लग रहा स्पष्टता ज्यादा हुई है। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण भैया। बहुत स्पष्टता के साथ आपने ये पेश किया, और संजीव भैया जितनी सरल भाषा में और अपने उदाहरणों के साथ लेकर के पूरे कंसेप्ट को लेके आते हैं, रुचि भी बनी रहती है, और मुझे लगता है और जिज्ञासा भी बढ़ती रहती है हमारी। थैंक यू वेरी मच। सभी ने अपना प्रश्न पूछकर, अपने इनपुट्स देकर भी पूरे चर्चा को बड़ा सार्थक बनाया। धन्यवाद।
जी सभी को नमस्कार। थैंक यू अविनाश, तो थैंक यू अविनाश फॉर गिविंग दिस हाँ अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। धन्यवाद सभी का, संजीव नमस्ते सभी। भैया, श्रवण